आज की क्लास में कैपेसिटर्स के क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। देखो तो ये हमने जीरो रेजिस्टेंस वायर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था उसमें। तो यहाँ पे बेटा सेम उसी तरीके से होगा कि जिन भी दो पॉइंट्स को आप जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दोगे, उन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, और उन दो पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, एक साथ क्लब कर सकते हो। अब देखो बेटा, जैसे कि ये पॉइंट ए है, तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वही रहेगा जो ए पॉइंट का है। तो मैं कहता हूँ इस पॉइंट को नाम भी इस पॉइंट का नाम भी ए ही रख दो। चलो इस पॉइंट का नाम पी रख लेता हूँ बेटा, तो ये पॉइंट भी पी हो गया, और देखो ये वाला पॉइंट भी पी हो गया। तो कुल मिलाकर के आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट बी है। इनके बीच में आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ये ए, ये बी। अब देखो एक पॉइंट पी रह गया, पी पॉइंट को यहाँ रख दो। तो ए और पी के बीच में कैपेसिटेंस है सी, पी और ए के बीच में है, तो बेटा ये लो पी और ए के बीच में, ए और पी के बीच में, ये ए और ये सब सी है तो इसको नहीं लिखते हैं ना। अच्छा ये हो गया ये और ये। अब देखो पी और ये, देखो बेटा पी और पी के बीच में, यानी कि ये जो दो कैपेसिटेंस है ये तो क्या हो जाएंगे, ये इनवैलिड हो गए, दोनों हट गए। अब बच गया क्या, एक पी और बी के बीच का, वो ये हो गया बेटा, ये सी, ये सी, ये सी और ये सी। ये जो तीनों कैपेसिटेंस है, ये तीनों तो कहाँ है, सीरीज पैरेलल में है। तो इनका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनेगा वो तो 3C बन जाएगा, और ये C के साथ कहाँ है, सीरीज में। सो 3C इंटू सी ओवर 3C प्लस सी, ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा बेटा। तो ये आंसर कितना आ गया, 3/4C। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस वायर। ये जीरो रेजिस्टेंस वायर का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये सिमेट्री टाइप के क्वेश्चन है बेटा। ये सब क्या है, ये सब प्लेट्स हैं। ये जो मैं एरो, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, दीज ऑल आर प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स हैं ये। आपको ये बताना है कि इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, CAB की वैल्यू बतानी है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा एग्जाम्स में। यहाँ पे किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो D है, और जो एरिया ऑफ प्लेट्स है वो A है। हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जान चुके हैं, C = ε0 A/D। देखो अब बेटा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये फेस नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह से नंबरिंग कर दी बेटा हमने। अब देखो कि कैपेसिटर कैसे काम करेगा। जो दो प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही होंगी वहीं पे कैपेसिटर बन सकता है, उसके अलावा कैपेसिटर नहीं बन सकता। तो देखो इसके साथ तो कोई प्लेट है ही नहीं ना, तो ये वाला सरफेस आप बेटा इसको इस तरह से समझो जरा। ये देखो, मान लो कि ये कोई प्लेट है बेटा आपकी, तो मान लो ये जो प्लेट है अब इसके सामने कोई होगी, वही तो मिलकर के प्लेट बनाएगा। ये वाला जो हिस्सा है वो आपके कैपेसिटर में काउंट नहीं होने वाला। तो बेटा यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो ये काउंट नहीं होगी, इसलिए मैंने नंबरिंग ही नहीं की। ये भी काउंट नहीं होगा तो नंबरिंग नहीं की। अब देखो क्या होगा बेटा, फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2 मिलकर के एक कैपेसिटेंस बनाएंगे, मान लिया वो C1 है। फेस नंबर 3 और फेस नंबर 4 मिलकर के एक कैपेसिटेंस बनाएंगे, दो कैपेसिटर बन गई। और बेटा एक 5 नंबर और 6 नंबर मिलकर के एक और कैपेसिटेंस बनाएंगे। सिमेट्री के कारण से C1, C2 और C3 बेटा बराबर हैं, है ना बेटा। आप C1 कैसे लिखोगे, सर कोई दिक्कत नहीं, C1 तो मैं ऐसे लिखूंगा ε0 A/D। ये तो चलो वैल्यूज हो गई उनकी जो भी थी, लेकिन सर मुझे यहाँ से तो डील ही नहीं करना आता, यहाँ से तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। अब इनके कनेक्शंस करेंगे बेटा, ध्यान से देखना कनेक्शन कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट A है बेटा और एक पॉइंट आपका B है, A पॉइंट और B पॉइंट है ना, A पॉइंट और B पॉइंट इस तरफ ही कर लेते हैं।
ये ए, ये बी। ध्यान से देखना बेटा, ए नंबर जो प्लेट है वो देखो कौन कौन से प्लेट के फेसेस के साथ कनेक्ट हैं। 1 नंबर के साथ, 4 नंबर के साथ, 5 नंबर के साथ। तो भाई क्या करो, ए के साथ एक प्लेट जोड़ दो जिसका नंबर 1 है, जिसका नंबर 4 है और बेटा जिसका नंबर 5 है। इतना मुझे लगता है बहुत क्लियर है, बहुत आसान है बेटा। देखना जरा सभी लोग बेटा ध्यान से देखो कि ए पॉइंट है बेटा, इस ए के साथ एक ये वाला जो कैपेसिटर बनेगा उसका फेस नंबर 1 है, इसका फेस नंबर 4 और फेस नंबर 5, फेस नंबर 4 और फेस नंबर 5। 1 के बिल्कुल सामने कौन है? 2। 1 के सामने क्या है? 2। 4 के सामने देखो बेटा, 4 के सामने कौन है? 3, ये 3 और 5 के सामने है 6, ये 6। अब आप देखो कि 2 वाला किसके साथ जाके कनेक्ट हो रहा है? बी के साथ, कर दो बी के साथ। 3 वाला भी बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, कर दिया भाई। 6 वाला किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? बी के साथ, ये लो। एक्चुअल में ये जो नेटवर्क है वो रिड्यूस हो गया। वो क्या बन गया? वो नेटवर्क बन गया बेटा। तो ये बी सी और ये बी सी, तो सी ए बी बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? तीनों पैरेलल में है, इट विल बी इक्वल टू 3C। और बेटा 3C की वैल्यू अभी हम लिख चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको बहुत ध्यान से बेटा ये नंबरिंग करनी पड़ेगी और फिर नंबरिंग के बाद जो हमारा जो सर्किट है, जो रिड्यूस जो मुझे करना है, वो उस फॉर्म में लिख करके जाना पड़ेगा। जल्दी से बेटा नोट करें सभी लोग। चलो बेटा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलो बेटा नंबरिंग करें, काउंटिंग आनी चाहिए उसके लिए सभी को। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कैपेसिटर है ना बेटा, इसको C1 बोल दो, ये C2, ये आपका C3 और ये आपका C4। तो टोटल 4 कैपेसिटर बनने वाले हैं। कितने कैपेसिटर बनने वाले हैं? 4 कैपेसिटर बनने वाले हैं। अब जरा इनके बेटा कनेक्शन से देख लेते हैं, यहीं पे देख लो कनेक्शन में। चलो ये A और ये बेटा B। देखो अब ध्यान से, A जो है किस किस के साथ कनेक्टेड है? एक तो 1 नंबर के साथ, तो ये लो जी 1 नंबर। फिर भाई 6 नंबर के साथ, ये लो जी 6 नंबर। और ये एक 7 नंबर के साथ भी, ये 7 नंबर हो गए। कैपेसिटर 4 बनने वाले हैं। बात ध्यान रखना बेटा, 1 के सामने कौन है बेटा? 2। नई चीज़ सीखने वाले। अब देखो जरा बेटा, 1 के सामने है 2 और 3, तो एक ही प्लेट के 2 फेसेस हैं। एक ही प्लेट के 2 फेसेस हैं, यानी कि सेम प्लेट है, सेम कंडक्टर है। पोटेंशियल क्या रहने वाला है? पोटेंशियल दोनों का, प्लेट नंबर 2 का भी यानी सरफेस नंबर 2 का भी और सरफेस नंबर 3 का भी, दोनों का क्या सेम रहने वाला है? दोनों का पोटेंशियल सेम रहने वाला है। माने कि प्लेट नंबर 2 को और प्लेट नंबर 3 को कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ? एक जीरो रेजिस्टेंस वायर के साथ। तो भाई ये 2 नंबर था, इस 2 नंबर के साथ ही जीरो रेजिस्टेंस वायर, और ये मैंने इसके साथ 3 नंबर कनेक्ट कर दिया। अब 3 के सामने आप देखेंगे कि 3 के सामने तो 4 है, और बेटा 4 हमने लिख दिया 4। 3 के सामने क्या हो गया? 4। और अब आप देखो 4 किसके साथ कनेक्टेड है? B के साथ, तो B के साथ जोड़ दो। चलो भाई ये वाला कैपेसिटर बना चुके हो, ये वाला कैपेसिटर बना चुके हो। अगला देखो बेटा 6 के सामने कौन है? 6 के सामने है 5, और 5 कनेक्टेड है B के साथ, B के साथ जोड़ दिया। 7 के सामने है 8, ये 8, और 8 कनेक्ट कर दिया B के साथ। तो अब इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब C के बराबर हैं। तो ये सर्किट आपका एक्चुअल में कैसे बन जाएगा? C और C बेटा कैसे हैं? ये सीरीज़ में, तो ये C/2 बन जाएगा बेटा, C/2। ये बेटा C और ये बेटा C।
तो 2 ये हो गया बेटा 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी ए बी है ना, सी प्लस सी बाई 2, तो 2c प्लस सी बाई 2, तो 4c बाई 2, तो बेटा 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d आएगा, सॉरी ये आएगा आपका। नोट करिएगा जल्दी से, फिर और क्वेश्चंस करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ऐसे है, बेटा ये जितने भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ सब सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, माने सभी प्लेट्स के बीच की दूरी d ही रहेगी, सबका एरिया a रहेगा, मैं अब बार बार लिखूंगा नहीं, ये a और ये b। बेटा आपको a और b के बीच का कैपेसिटेंस बताना है कि a और b के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर 10 नंबर तक की काउंटिंग हो गई तो कैपेसिटर बनने चाहिए 5। बेटा 1 2 3 4 5 कैपेसिटर बनेंगे। अब इनके कनेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये A, ये B। अब देखो बेटा A के साथ 8 नंबर और 9 नंबर कनेक्टेड हैं, ये 8 नंबर बेटा, ये 9 नंबर। 8 के सामने कौन है? 8 के सामने है 7 और 9 के सामने है 10। ये लो जी 10, यानी कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर हो गया है। अब आप एक बात देखो कि B के साथ कनेक्ट कर लो जरा। B के साथ बेटा एक तो 2 नंबर कनेक्टेड है और एक 3 नंबर कनेक्टेड है। एक तो बेटा 2 नंबर, ये लो 2 नंबर, और एक बेटा 3 नंबर, ये 3 नंबर। 2 के सामने है 1, ये 1, और बेटा 3 के सामने है आपका 4, ये 4। अब एक कैपेसिटर अभी आपका रह गया है बेटा। अब वो ध्यान से देखो कि एक बात आप ध्यान से देखोगे कि प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 5, 4 और 5 सेम पोटेंशियल पर है और 10 भी सेम पोटेंशियल पर है। 4 5 और 10 सेम पोटेंशियल पर हैं। 4 5 और 10 कहाँ है? सेम पोटेंशियल पर। तो यानी कि 4 को 5 को और 10 को एक ही पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये लो जी 4 और 10 को तो कर दिया, अब 5 को भी इसी के साथ करना है। ये लो 5 नंबर। तो आप देखो कि इन सब का पोटेंशियल क्या है? सेम, और सबको एक साथ जोड़ दिया। 5 के सामने 6, ये लो जी 6। अब फिर से देखो आप, 6 नंबर, 7 नंबर और 1 नंबर सेम पोटेंशियल पर हैं। दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज हिडन इन द 5 प्लेट्स। 5 प्लेट्स में क्या था? ये एक आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये साफ साफ दिख गया होगा बेटा। दोबारा से एक बार बेटा आप बिल्कुल जैसे मैंने आपको काउंटिंग करके बताई वैसे ही आप काउंटिंग करेंगे, वैसे ही आप इस सर्किट को बनाएंगे। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बेटा सब C के बराबर है, तो इसका इफेक्टिव क्या आ जाएगा बेटा? इसका C इफेक्टिव तो C के बराबर ही आता है, विच विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट A बाई D। नोट करो बेटा जल्दी से। चलो बेटा आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5,
बेटा हमें इस तरह के क्वेश्चंस में ये नहीं सोचना है कि ये फिगर कैसे पॉसिबल है, ये अरेंजमेंट कैसे बनाया होगा, ये हमारे काम का नहीं है ना। हमें सिर्फ अल्टीमेटली ये करना है, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, और जो उस क्वेश्चन का जो भी नंबर है, 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, वो हमें नंबर लेने हैं। देखो बेटा, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 5 कैपेसिटर बनने वाले हैं। टोटल कितने कैपेसिटर बनेंगे? 5 कैपेसिटर। कनेक्शंस देखो बेटा, ये ए, ये बी, ध्यान से देखेंगे बेटा। ए के साथ प्लेट नंबर 8 और प्लेट नंबर 9, प्लेट नंबर 8, प्लेट नंबर 9। 8 के सामने है बेटा 7, ये लो जी 7, और 9 के सामने है 10, ये लो जी 10। चलो बी के साथ कौन कौन है? एक तो 2 है और एक 3 है बेटा, ये प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3। 2 के सामने है बेटा 1, ये लो 1, और 3 के सामने है 4। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता आपको। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5, ये सब के सब सेम पोटेंशियल पर हैं। 1, 4 और 5 कहाँ हैं? सेम पोटेंशियल पर। तो भाई सेम पोटेंशियल पे तो एक काम करो, 1 और 4 को तो जोड़ दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया तो थोड़ा सा दूर बना लेता हूँ ताकि ये बेटा बी था आपका पॉइंट, और बी के साथ कौन कौन कनेक्टेड थे? एक 2 था और एक 3 था, 2 के सामने 1 था और 3 के सामने 4 था। ये देखो बेटा, हमने कहा कि 1, 4 और 5 को सेम पोटेंशियल पे रखना है, तो 1, 4 और 5 को सेम पोटेंशियल पे रखना है, तो एक काम करो, 1 और 4 को तो जोड़ दिया, अब यही इसी पॉइंट पे 5 को जोड़ना पड़ेगा। अब 5 के सामने है 6, ये लो जी 6। अब 6 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर सेम पोटेंशियल पर है। तो ये बेटा क्या हो गया? देखो जरा, C और C पैरेलल में है, तो ये 2C हो गया। ये बेटा C हो गया और ये फिर से 2C हो गया। तो A और B के बीच का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है बेटा 1/CAB इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। तो इट इज़ 2C1 प्लस 2 प्लस 1। सो CAB इज इक्वल टू C/2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2D। ये बेटा कैपेसिटेंस आ गया इस तरह के क्वेश्चंस का। नोट करो बेटा जल्दी से, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो जल्दी से। तो देखो बेटा, यहाँ पे भी कुल मिला के 5 ही प्लेट्स थी और यहाँ पे भी 5 ही प्लेट थी, लेकिन यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसलिए आपको बड़े ध्यान से कनेक्शंस को करना है कि कौन सा प्लेट किस पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, किस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, कौन सी 2 प्लेट सेम पोटेंशियल पे हैं या कौन सी 3 प्लेट सेम पोटेंशियल पर हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा ये सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है। अब हम देखो जो टाइप 1 और टाइप 2 सिमेट्री जो हम पढ़ते थे कहाँ पर बेटा, रेजिस्टेंस के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में, वो सेम एज इट इज़ फॉर्मूले बेटा, वो सेम जो लॉजिक है वो यहाँ पे भी आपका लगेगा। उस पे बेस्ड हम 2 क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं, देखिएगा। ये C, ये 2C, ये बेटा 3C,
फिर हम ये 2C 4C 2C 4C C 2C, ये 3C और ये 3C। आपको बेटा इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। यू टू फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। देखो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं तो कोई सिमेट्री नहीं बन रही है, क्योंकि सिमेट्री में क्या होना चाहिए, उस लाइन ऑफ सिमेट्री या उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के मिरर इमेज रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ C है, इधर 2C है, 2C है 4C है, 2C है 4C C है 2, बात नहीं बन रही। लेकिन बेटा अगर देखो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ये तो लाइन AB से पास कर रही है। अब बिल्कुल बन रहा सर, देखो 2C 2C 3C 3C सॉरी 4C 4C C और C 2C 2C 3C 3C, यहाँ बात बन गई है। ये बेटा आपका कौन सा सिमेट्री बन गई है, ये आपकी बेटा टाइप 2 सिमेट्री बन गई है। जैसा रेजिस्टेंस के अंदर था बिल्कुल वैसा ही सिमेट्री यहाँ पर भी बन गई है बेटा आपकी, बिल्कुल उसी तरह की सिमेट्री बेटा यहाँ पर भी बन गई है। आगे देखो तो बेटा टाइप 2 सिमेट्री के अंदर होता क्या है बेसिकली, टाइप 2 सिमेट्री में हम जो मिरर इमेज जो नोड्स हैं दे आर एट द सेम पोटेंशियल। चलो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ भाई इसका नाम और इसका नाम और इसका नाम रख लो, ये P ये Q ये R ये S। तो बेटा ये पॉइंट भी A रहेगा, ये पॉइंट भी A रहेगा, ये पॉइंट भी A, ये पॉइंट भी A, ये पॉइंट भी A, क्योंकि सब जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है। B ये बेटा B, ये बेटा B और ये भी B। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ज़रा ध्यान से कि ये बेटा A पॉइंट, ये बेटा B पॉइंट, आपका देखो मिरर इमेज जंक्शन या नोड कौन कौन से हैं, P और S सेम पोटेंशियल पर है भाई। ये लो भाई P, S। दूसरा जो पॉइंट है वो है Q, R, है ना, P और S थे और Q और R भी मिरर इमेज जंक्शन हैं। तो बेटा ये वाला पॉइंट जो है ये Q और R हो गया। आप कहोगे सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया, कभी इधर लिखते हो कभी इधर लिखते हो। अरे भाई ज़रा देखो कि A का कनेक्शन P के साथ भी, R के साथ भी, Q के साथ भी है। तो अगर आप इसको उसी साइड रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा जम्बल्ड बन जाएगा। जो काम आसान करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो मुश्किल बन जाएगा। आपको जब भी ऐसा लगे कि यार A का देखो P के साथ भी कनेक्शन है और R के साथ भी है, दोनों अपोजिट साइड में डाल दो उस तरह के पॉइंट्स को। अब देखो बेटा अब आसान है, A से P के बीच में एक C, ये लो जी, ये बेटा C है। A से Q के बीच में 2C, A ये रहा, Q ये रहा बेटा 2C। A और R के बीच में 2C, A ये रहा, R ये रहा बेटा, ये बेटा आपका 2C। A और S के बीच में C, A ये रहा और S ये रहा बेटा, ये C। तो ये जब भी आप करें तो मार्क जरूर करते रहना ताकि पता लग जाएगा कि ये रेजिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं बेटा। अगला देखो B और P के बीच में 2C, B और P के बीच में 2C, ये लो भाई 2C, ये बहुत बढ़िया। B और Q के बीच में 3C सॉरी 4C, B ये रहा और Q ये रहा बेटा, B और Q के बीच में बेटा ये 4C, ये 4C लिख दो। B और R के बीच में 4C, ये B और ये R, ये भी बेटा 4C। और B और S के बीच में 2C, B और S के बीच में ये 2C, ये लो भाई। अभी ये बच गया बेटा, देखो P और Q के बीच में 3C, ये P और ये Q, ये 3C। Q और R तो सेम पोटेंशियल पे, तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया। R और S के बीच में 3C। ये देखो बेटा वो जो नेटवर्क था एक्चुअल में वो ये नेटवर्क यहाँ बन गया। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ये C और ये वाला C पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। तो इसको ज़रा रीड्रॉ कर लेता हूँ बेटा फिर से। ये A और ये आपका B पॉइंट, ये बेटा C और C पैरेलल में, ये तो क्या बन गया आपका, ये 2C बन गया। फिर बेटा ये पॉइंट आपका P, S जो पॉइंट था वो ये हो गया। ये भी बेटा कितना बन गया, ये पैरेलल में है, ये 4C बन गया है आपका। ये वाला 4C बन गया और ये वाला जो पॉइंट था वो Q, R था। फिर बेटा ये 4 और 4 8C बन गया और ये बेटा 6C बन गया।
अब वो जो फॉर्म जो आ रही है वो तो व्हीटस्टोन फॉर्म आ गई। नाउ चेक वेदर इट इज़ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन और नॉट। ये देखो बेटा इस तरफ का रेशियो क्या है 2c बाई 4c दैट इज़ 1/2। उस तरफ का रेशियो कितना बेटा 4c बाई 8c, तो ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बेटा ये जो 6c वाला रेजिस्टेंस है ये हट जाएगा। तो आपका बेटा जो अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस जो सर्किट बचेगा वो सिर्फ ये बच जाएगा, लाइक दिस। ये 2c, ये 4c, ये 4c और ये 8c आप सॉल्व करना जानते हो। 4 और 2 आपस में देखो 4 × 2 ओवर 4 + 2 = 6 प्लस 4 × 8 ओवर 8 + 4। ये बेटा इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका आ जाएगा सॉल्व करके। तो बेटा 8 + 8 × 16/6 ये आंसर आ जाएगा, और 7/3 जो भी आंसर आ रहा है ये आंसर आएगा आपका। ठीक है बेटा, ये आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया इसका। ठीक है, और देखो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं। तो ये तो बेटा हमने टाइप 2 वाली जो सिमेट्री थी वो किया है हमने यहाँ पे, कि जो नोड्स या जंक्शंस जो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि मिरर इमेज जो जंक्शन थे वो सब सेम पोटेंशियल पर रहते हैं, ये मुझे ध्यान रखना था। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखो ये ए, ये बेटा बी, तो बेटा ऐसा कर लो कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ रख लेते हैं। ये C, ये C, ये 2C, ये 2C, ये 2C, ये भी 2C, ये C, ये C, ये 3C, ये 3C और ये 3C। आपको बताना है AB के अक्रॉस कैपेसिटेंस बेटा। अब हाँ इस बार सर लग रहा है ना, देखो C इधर है, C इधर है, 2C 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 C और C, तो ये जो लाइन है ये आपका क्या बन गया बेटा, दिस इज योर टाइप 1 सिमेट्री। टाइप 1 सिमेट्री। तो बेटा टाइप 1 सिमेट्री में क्या होता था रेजिस्टेंस में, कि जो भी एक्सिस के अलोंग रेजिस्टेंसेस लाई करते थे दे ऑल बिकम्स इनवैलिड। यहाँ पे वो कैपेसिटर इनवैलिड हो जाएंगे, यानी कि जो 3C वाले जो कैपेसिटेंस है बेटा ये हट जाएंगे आपके। ये हट के कैसा सर्किट बनेगा, ये हट गया, देखो ये भी हट गया भाई, ये भी हट गया आपका, ये सर्किट बन गया आपका अल्टीमेटली। हटाओ ये सब, C सीरीज़ में, 2C सीरीज़ में, 2C सीरीज़ में, C और C सीरीज़ में। तो भाई इसको ज़रा सॉल्व करें। C और C सीरीज़ में तो बेटा ये तो क्या बन जाएगा C/2, ये बेटा कितना बन जाएगा, ये C बन जाएगा, ये भी C बन जाएगा, और ये बेटा C/2 बन जाएगा। और ये तीनों पैरेलल में, ये चारों पैरेलल में है बेटा, तो CAB विल बी इक्वल टू C/2 प्लस C प्लस C प्लस C/2, तो इट इज़ इक्वल टू 3C। तो जो टाइप 1 और टाइप 2 सिमेट्री एग्जिस्ट करती थी किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, वही टाइप 1 और टाइप 2 सिमेट्री बेटा कैपेसिटेंस में भी एग्जिस्ट करेंगी, सेम एज इट इज़ एग्जिस्ट करेंगी। नोट कर लो बेटा जल्दी से, नोट करो जल्दी से। चलो बेटा और ज़रा और क्वेश्चंस करते हैं, और कैटेगरी के क्वेश्चंस करते हैं।
ये लो भाई, ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये V है बेटा, ये C, ये 2C, ये 3C और ये 4C बेटा। ठीक है, ऐसा करो, इसको नाम रख लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C3 टू C4। जो कैपेसिटर नंबर 3 है उस पे जो चार्ज है और जो कैपेसिटर नंबर जो चार्ज है बेटा, चार्ज जो है उन पे आपको रेशियो बताना है। तो देखो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें टोटल चार्ज पता लगाना पड़ेगा, फिर मैं चार्ज डिवाइडिंग रूल लगाऊंगा और फिर रेशियो बताऊंगा। तो भाई देखो, पहले तो C1, C2, C3 सीरीज़ के अंदर है, तो बेटा जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला ना C अपर, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे आप? 1/C अपर इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C बेटा। तो बेटा ये कितना आ गया? ये 6C, 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 प्लस 3 प्लस 2 आएगा बेटा ये। तो भाई यहाँ से जो अपर पार्ट का जो कैपेसिटेंस आपका आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू 6/11C। और बेटा ये 4C के साथ सीरीज में है, तो इस पूरे सर्किट का जो C इफेक्टिव आएगा वो 6C/11 प्लस 4C, तो 44, 6, 50, 50/11C बेटा। ये आपका C इफेक्टिव आ गया। अब बेटा C इफेक्टिव आ गया, तो अब आप यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ से जो बैटरी से जो चार्ज पास कर रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इफेक्टिव 50/11C इंटू पोटेंशियल V है, वो इतना चार्ज यहाँ से आ रहा है बेटा। मैं मान लेता हूँ कि इस तरफ चार्ज बेटा Q4 है और इस पर चार्ज Q3 जा रहा होगा। तो ये भाई C3, C2 और C1 तीनों सीरीज़ के अंदर है, तो तीनों के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो भाई मैं पहले ज़रा Q4 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ बेटा। तो Q4 यहाँ पे तो भाई कैसे इधर और ऊपर वाली ब्रांच में करंट डिवाइड हो रहा है, Q इज इक्वल टू CV, V सबके लिए सेम है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो Q4 बेटा किसके इक्वल आएगा? इसका कैपेसिटेंस जो कि 4C है डिवाइडेड बाय दिस, इसका और ऊपर वाले का सम। तो इसका तो 4C था प्लस ऊपर वाले का सम बेटा हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 50/11C आ रहा है इनटू टोटल चार्ज। बेटा टोटल चार्ज है 50/11CV, तो 50/11C से 50/11C कैंसिल। तो जो 4 नंबर जो कैपेसिटर है बेटा उसमें जो चार्ज जा रहा है वो 4CV चार्ज जा रहा है। कितना चार्ज जा रहा है? 4CV चार्ज जा रहा है। तो अब भाई ऊपर वाले सब में सेम चार्ज रहेगा। तो अब एक बात करूँ, Q3 की वैल्यू मुझे लगता है कि भाई टोटल चार्ज जो हमारा जा रहा है वो तो 50/11CV था, उसमें से 4CV इस तरफ आ गया, ये घटा दो भाई। Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q4 प्लस Q3। तो बेटा ये कितना हो गया? 50CV माइनस 44CV/11, तो ये आ गया 6/11CV। तो बस मुझे कुछ नहीं करना बेटा, हमें चाहिए Q3/Q4। सो Q3 इज 6CV/11 और बेटा ये Q4 है वो कितना है? वो 4CV है। तो बेटा 4 ये आ गया 3, 2, 2, ये लो। द आंसर इज 3/22। ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3/22। नोट कर लो जल्दी से। देखो अभी और क्वेश्चंस करते हैं, एक और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 500 वोल्ट
ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, और हर एक कैपेसिटेंस बेटा 10 माइक्रोफेरेड के इक्वल है। यू हैव टू फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल across each capacitor। ये टिपिकल सीबीएसई टाइप का क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना। सीबीएसई में नीट में भी इस तरह का सवाल पूछ लेते, जैसे पिछला क्वेश्चन किया तो आया हुआ क्वेश्चन है पीएमटी के अंदर, बट ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ लेते हैं सीबीएसई के अंदर। ट्राई करें एक बार जल्दी से सभी लोग। देखो बेटा भाई, पहले इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लो। तो भाई देखो, ये सी और सी तीनों सीरीज में है, तो ये तो हो गया C/3 बेटा। इन तीनों का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनेगा वो ऐसे बन गया बेटा, ये C/3। आप बेटा जब स्कूल के एग्जाम्स में करेंगे तो थोड़ा पूरा एलोबरेट करके आप उसको लिखेंगे। और ये बेटा C/3 और C पैरेलल में है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा C/3 + C, तो बेटा ये आ गया 4/3C। तो ऐसे समझो बेटा, ये इस तरह से बन गया आपका सर्किट, ये V और ये बेटा 4C/3। और भाई C की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड दे रखी है। C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 माइक्रोफेरेड। तो बेटा 40/3 माइक्रोफेरेड ये आ गया। और V की वैल्यू बेटा 500 वोल्ट दे रखी है। तो पहले तो यहाँ से देख लो टोटल चार्ज कितना जा रहा है। तो जो टोटल चार्ज जा रहा है बेटा वो कैसे लिखोगे? C इफेक्टिव जो कि 40/3 माइक्रोफेरेड है इंटू 500 माइक्रोकुलाम। ठीक है बेटा, ये टोटल चार्ज आपका जा रहा है। ठीक है बेटा, ये इसको कितना कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लिया हमने। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइक्रोकुलम में तो 10⁻⁻6 कुलाम हो गया। इसको बेटा ऐसे कर लो, 1 2 3 4, तो 2/3 × 10⁻⁻2 कुलाम। ये बेटा टोटल चार्ज आ रहा है। यानी कि ज़रा देखो बेटा, यहाँ से चार्ज आपको पता लग गया। अब इधर चार्ज मान लो कि Q1 जाएगा, और इस तरफ तो सभी पे चार्ज सेम ही रहेगा, वो Q2 मान लेते हैं। तो भाई Q1 की वैल्यू कैसे आएगी? Q1 विल बी इक्वल टू बेटा, इसका कैपेसिटेंस तो कितना है C डिवाइडेड बाय जो टोटल सम है वो है बेटा आपको 4/3C इंटू जो टोटल चार्ज आया है 2/3 × 10⁻⁻2 कुलाम में आंसर आ जाएगा। भाई C से C कैंसिल आउट हो गए, 3 से 3 हो गया बेटा, ये हो गया 1/2 × 10⁻2 कुलाम। इतना चार्ज यहाँ जाएगा। और बेटा जो ऊपर वाली जो ब्रांच है उसमें से कितना जाएगा? भाई 1/2 आ चुका है, 2/3 टोटल था, तो 2/3 - 1/2 × 10⁻2 कुलाम। ये बेटा 6, ये 4 × 10⁻2 कुलाम। तो ये बेटा हो गया 1/6 × 10⁻2 कुलाम। सब जितने भी हैं बेटा, इन पे सभी पे सेम चार्ज रहेगा, वह Q2 के बराबर रहेगा। अब बेटा आपको हर एक का कैपेसिटेंस पता है और उस पर चार्ज पता है, तो मैं वोल्टेज निकाल लूँगा। वोल्टेज के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर दोगे? जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय बेटा उसका कैपेसिटेंस, ये टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। सो दिस इज़ द वे वी विल डील विथ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चन देखो बेटा। एट माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ये पॉइंट A,
ये पॉइंट आपका बी हो गया बेटा। ये 12 वोल्ट, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये बेटा 6 माइक्रोफेरेड। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी बेटा आपको बताना है कि क्या होगा। देखो भाई, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 12 वोल्ट। इसका 0 तो बेटा इसका भी 0 वोल्ट हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट हो गया। इस ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कि वो वी ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो बेटा वी बी है। ध्यान रखो कि ये देखो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो ये सब प्लेट्स पॉजिटिव होंगी, ये नेगेटिव होंगी, ये सब प्लेट्स नेगेटिव होंगी, ये वाली प्लेट्स पॉजिटिव होंगी। ऐसा होने वाला है। अब भाई एक काम करो, सबसे पहले तो क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो आपको बेटा हर एक कैपेसिटर पर चार्ज पता होना चाहिए। तो पहले क्या करो, इस सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो। तो देखो 8 और 4 दोनों सीरीज में है बेटा, तो 8 × 4 / 8 + 4, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 8/3 माइक्रोफेरेड। 8/3 माइक्रोफेरेड। और बेटा इसके जगह क्या आ जाएगा 6 और 3, तो बेटा ये 2 बन गया और ये ऐसे बन गया आपका सर्किट। ये 8/3 और ये 2, ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों आपके पैरेलल में हैं, तो ये क्या बन जाएगा 8/3 + 2, तो बेटा ये 14/3 माइक्रोफेरेड बन गया। ये 12 वोल्ट और ये बेटा 14/3 माइक्रोफेरेड। आपके पास सी इफेक्टिव आ गया, आपके पास वी की वैल्यू भी है बेटा, तो यहाँ से चार्ज कितना फ्लो करेगा ये पता लग जाएगा। तो Q = 4/3 × 12 माइक्रोकुलाम, तो बेटा ये आ गया आपका 56 माइक्रोकुलाम। यानी कि बेटा यहाँ से जो चार्ज निकला वो 56 माइक्रोकुलम चार्ज निकला, और ये जब 56 माइक्रोकुलम चार्ज है अब फिर से 2 भागों में डिवाइड होगा, ऊपर वाली ब्रांच में, नीचे वाली ब्रांच में। नीचे वाली ब्रांच को Q1 लिखता हूँ और ऊपर वाली ब्रांच को बेटा Q2 लिख लेते हैं। इधर से ज़रा रब कर देते हैं एक बार। देखो बेटा अब Q1 की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, 2 डिवाइडेड बाय बेटा इन दोनों का जो जोड़ है वो ऑलरेडी आ चुका है, 14/3 आया है, इनटू टोटल चार्ज बेटा 56 आया है। तो बेटा Q1 की वैल्यू आपकी आ गई 24 माइक्रोकुलाम। यानी कि नीचे वाली ब्रांच में बेटा कितना चार्ज जा रहा है 24 माइक्रोकुलम, और ऊपर वाली ब्रांच में बेटा कितना होगा, टोटल 56 था, तो 56 - 24 माइक्रोकुलम, वो 32 माइक्रोकुलम आ गया। तो बेटा अब ऐसे समझो कि यानी कि बेटा इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इस पे 32 माइक्रोकुलम चार्ज होगा, इस पे भी 32 माइक्रोकुलम चार्ज होगा, इस वाले पे बेटा 24 माइक्रोकुलम चार्ज होगा, और इस वाले पे भी 24 माइक्रोकुलम चार्ज होगा। ये तो टोटल आ गया। हमें VA - VB चाहिए, तो VA - VB चाहिए, तो देखो बेटा यहाँ से चलना शुरू करो। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 12, जैसा कि हम KVL KCL टाइप की चीज़ें करते थे करंट के अंदर। 12 देखो आप यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हो, यू विल कैरी अ साइन ऑफ नेगेटिव माइनस। चार्ज बेटा कितना है 32 डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस दैट इज 8, और इज इक्वल टू बेटा आप फिर ए पॉइंट पर पहुँच गए। तो बेटा ए पॉइंट का आपका जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया आपका 8 वोल्ट। अब आप जरा यहाँ से बी पॉइंट तक आओ, तो बेटा आप इनिशियली 12 वोल्ट पर हो, माइनस बेटा इस पे चार्ज 24 है बाई 3 इज इक्वल टू VB। तो बेटा VB इज इक्वल टू 12 - 8 दैट इज़ 4 वोल्ट। हमसे VA - VB पूछा है, तो VA - VB इज़ 8 - 4 दैट इज़ 4 वोल्ट। This is the answer to this question.
नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट नोट करो। अगला क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन काफ़ी बार नीट में और मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहले ज़रा वो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, आप नोट करते रहो बेटा साथ साथ। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt, suggest a possible arrangement that requires a minimum number of कैपेसिटर्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट भी यहाँ से सीखेंगे। देखो कह रहे कि इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस चाहिए वो तो 2 माइक्रोफेरेड का चाहिए। कोई भी जो कैपेसिटर है बेटा उसके अक्रॉस 400 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, और आपके पास जो अवेलेबल जो कैपेसिटेंस है उनकी वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है। इस तरह के सवाल को बेटा करने की टेक्निक ज़रा यहाँ से शुरू करो बेटा। ये जो कहानी कहता है ना वो नोट मोर देन इतना वोल्ट, जरा आप सोचो कि, और फिर उसके बाद हम जाने किस तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन में, उसको 2 बनाने के लिए वो बाद की बात है। पहले ज़रा सोचो बेटा कि अगर आपने एक सिंगल कैपेसिटेंस लिया और उसके अक्रॉस पोटेंशियल तो 400 का आपके पास जो अवेलेबल जो पोटेंशियल है या जो बैटरी जो है वो तो आपकी है 1 किलो वोल्ट की। यानी कि अगर आपने ये कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड का लिया और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया बेटा किससे, 1 किलो वोल्ट से, तो ये तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना बन गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 400 बन गया। कितना पोटेंशियल बन गया, 400 पोटेंशियल बन गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल 1000 बन गया। मुझे चाहिए 400 से ज़्यादा नहीं। तो ज़रा सोचो, तो भाई इसके पोटेंशियल को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना तो एक और कैपेसिटेंस लगा देता हूँ, लेकिन मैं एक और कैपेसिटेंस भी अगर लगाऊंगा बेटा तो भी अभी कितना पोटेंशियल बना, अभी कितना पोटेंशियल बना, अभी भी 500 बना, जो कि
जो उसकी औकात है उससे ज़्यादा है। तो भाई एक काम करो, एक और कर दो, 1 माइक्रोफेरेड। हाँ, अब बात बन गई सर, अब कुछ 333 के आसपास बन रहा है जो कि 400 से कम है। मुझे कम से कम कैपेसिटर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कम से कम कैपेसिटर्स चाहिए। तो भाई अब 3 से काम हो गया इधर तो। लेकिन सर एक बात तो होगी, यानी कि जो मैं सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम में किसी के एक्रॉस एक कंडीशन पूरी कर दी मैंने कि किसी के एक्रॉस 400 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल नहीं है वो, है ना, किसी के अक्रॉस भी नहीं है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन भी तो चाहिए बेटा, नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड का चाहिए। चलो, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो इन तीनों का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा बेटा, वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो बड़े कमाल की बात आ गई, तो 1/3 माइक्रोफेरेड आ गए, तो कम ही हो गया। आपका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस चाहिए बेटा, इस 1/3 से ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए। और जब आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना हो तो आपको पैरेलल यूनिट्स लगानी पड़ेंगी कैपेसिटेंस की। यानी कि बेटा सोचो जरा कि अगर मैं इसके पैरेलल में एक और ऐसी यूनिट लगा दूंगा तो आपका कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, 2/3। मैं कहता हूं कि मान लो मैं 1/3 के ऐसे कितने सिस्टम लगा दूं, मान लो x सिस्टम लगा दिए या n सिस्टम लगा दिए, और उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आ जाए बेटा, उसका इफेक्टिव ये आ जाए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई। यानी कि बेटा ऐसी जो 3 के जो आप कैपेसिटर के जो सेट लगा रहे हो, ऐसे कितने सेट लगाने पड़ेंगे, ऐसे 6 सेट लगाने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने आ गए, 6 सेट हैं और एक सेट के अंदर 3 कैपेसिटर हैं, 18 कैपेसिटर्स आपको चाहिए होंगे। और आप हर एक रो के अंदर कितने, हर एक कॉलम के अंदर कितने कैपेसिटर लगाओगे बेटा, 3 लगाओगे, और उन 3 के 6 पैरेलल में लगा दोगे। टोटल 18 कैपेसिटर आपको चाहिए होंगे, तब जो ये कंडीशन ये कह रहा है वो फुलफिल हो पाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इस तरह के क्वेश्चंस की क्या है, पहले एक सिंगल बिल्डिंग बनाओ, एक ऐसे बनाओ कि भाई जो ये पोटेंशियल जो बोल रहा है उससे ज़्यादा ड्रॉप ना हो, उसके लिए मिनिमम कैपेसिटर्स रखो। और अब आपको उसी स्ट्रक्चर से क्या बनाना पड़ेगा, जो नेट इफेक्टिव चाहिए। तो बेटा एक का निकाल लो, भाई एक का इफेक्टिव इतना आ गया, मल्टीप्लाई बाई n बराबर जो आपको चाहिए। वहाँ से आपके पास ऐसे ब्लॉक्स आ जाएंगे, जो ऐसे ब्लॉक्स आपको चाहिए होंगे, वो ब्लॉक्स आ गए। और टोटल कैपेसिटर निकालने के लिए सिंपल गणित है, एक ब्लॉक में जितने भी कैपेसिटर्स है उसको टोटल नंबर ऑफ ऐसे ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन बड़ा आसान दिख रहा है, बट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो सोचने वाला फंड है, वो थोड़ा बढ़िया सा है वो। ठीक है, नोट करो बेटा। एक और क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। C4 100 पिकोफेरेड, C2 बेटा ये 200 पिकोफेरेड, ये बेटा C3 ये 200 पिकोफेरेड, ये इधर 300 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और ये C1 100 पिकोफेरेड। यू हैव टू फाइंड वोल्टेज एंड चार्ज across each कैपेसिटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये। आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन कीजिए, मैं तब तक और क्वेश्चंस लिखता हूँ।
ये बेटा AIEEE का एग्ज़ाम होता था उस टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ये क्वेश्चन भी बेटा आया हुआ है। करो बेटा जल्दी से, एक बार ये ट्राई करो सभी लोग, स्क्रीन पोज कर लो। तो बेटा होपफुली ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। इस क्वेश्चन में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के हम 3-4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप भी खुद से करेंगे। ये देखो बेटा स्फेरिकल कंडक्टर कह रहा है तो उसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो सिंपल है 4πε0 इंटू आर। तो 4 इंटू 3.14 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये बेटा 1 है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1.1 इंटू 10⁻⁻10। तो ये था इसका आंसर आ जाएगा फैरेड के अंदर। ऑप्शन ए इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। करेक्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग n इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स। ऐसे बेटा n प्लेट्स लगा दी, एक प्लेट नंबर 1, 2, फिर 3, फिर 4, 5 और इस तरह से बेटा करते करते ये यहाँ n-1 प्लेट और ये nth प्लेट बनाई और इन सबको बेटा ऐसे जोड़ दिया है ना, एक के बाद एक। तो आपको ये बताना है कि इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि 1 और 2 के मिला के पहली प्लेट बनी, ये दूसरी, ये तीसरी, तो इस तरह से आप सोचो कि n प्लेट्स लगा रखी हैं तो आखिरी की जो 2 प्लेट्स हैं उनका आउटर सरफेस का कोई रोल कहीं नहीं रह जाएगा। तो टोटल ऐसे बेटा n-1 कैपेसिटर बनेंगे और हर एक का कैपेसिटेंस c है। तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा वो n-1 इंटू सी आ जाएगा। टोटल n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे बेटा n प्लेट्स अगर आपके पास है ना। सोचो अगर आपके पास 2 प्लेट है बेटा, 2 प्लेट से आप कितने कैपेसिटर बना सकते हो? 1 बनाओगे। 3 प्लेट अगर है तो 1, 2, 3, तो एक कैपेसिटर बेटा ये बन जाएगा और एक कैपेसिटर ये। मान लो 4 प्लेट है तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, तो जितने टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स हैं हमेशा कैपेसिटर उससे एक ही कम बनेगा अगर आप इस तरह से जोड़ते हैं। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा n-1 इंटू सी। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये एक और आखिरी क्वेश्चन करते हैं बेटा आज की क्लास का, बढ़िया सा एक क्वेश्चन। देखो बेटा इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आता है कि एक सेकंड की वैल्यूज एक बार देख लें। ये
5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, इसके अक्रॉस एक स्विच हमने लगा रखा है बेटा S, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया 50 वोल्ट। सवाल में क्या पूछा है, टू फाइंड एक्स्ट्रा चार्ज flown in the circuit when switch S is closed। जब आप इस स्विच S को बेटा जब बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, उस टाइम पे कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करके जाएगा, ये सवाल है एक्चुअल में हमारा। तो भाई पहले है ना, जब स्विच जब ओपन है, स्विच जब ओपन है पहले उस टाइम पे जरा कैलकुलेशन करो, तो बेटा उस टाइम पे क्या आएगा, 5 और 5 पैरेलल में है, तो ये तो कितना बन गया बेटा, ये 10 माइक्रोफेरेड बन गया, और बेटा ये 5 माइक्रोफेरेड ये रहेगा, और ये आपका 50 वोल्ट। तो 5 और 10 आपस में पैरेलल सीरीज़ में है बेटा, तो जो आएगा 10 × 15/10+5। तो बेटा ये जो C इफेक्टिव आया आपका, इस केस में कितना आ गया, 10/3 माइक्रोफेरेड। तो इस केस में जो चार्ज जो फ्लो कर रहा होगा उस केस में है ना, मैं इसको Q1 लिख लेता हूँ बेटा, या Q इनिशियल लिख लो, जो भी आपको लिखना है, दैट विल बी इक्वल टू 10/3 इंटू बेटा 50। तो अभी जो चार्ज फ्लो करके गया वो 500/3 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करके गया बेटा। जब आपका स्विच क्लोज्ड हो जाएगा, तो भाई जब स्विच क्लोज होगा तो उस टाइम पे जरा सोचो, ये जो स्विच क्लोज होते ही तो जीरो रेजिस्टेंस वायर बन गया, तो यानी कि इसके अक्रॉस का जो एक कैपेसिटेंस है ये दैट बिकम्स इनवैलिड। तो इस केस में बेटा जो C इफेक्टिव आपका जो रह जाएगा वो 5 और 5 पैरेलल में रह गया, दैट इज़ 10 माइक्रोफेरेड बेटा। तो यानी कि अब सेकंड केस में जो चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू 100 × 50 माइक्रोकूलम, यानी कि बेटा 500 माइक्रोकूलम। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो क्या होगा बेटा, Q2 - Q1, बाद में चार्ज फ्लो ज़्यादा फ्लो किया है, तो वो कितना लिखोगे, 500 - 500/3। तो बेटा इट विल बी इक्वल टू 1000/3 माइक्रोकूलम। इतना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करके जाएगा आपके सर्किट से। ठीक है बेटा, अगली क्लास के अंदर जो इसका एनर्जी है, जो एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर है उस पे, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं उन पे बेस्ड हम क्या करेंगे, उसका थ्योरी पार्ट और उस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे। थैंक यू।